अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। मैंने आप लोगों से कहा था मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो डेज़ हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पहले आप ये 4 दिन कहानी सुनते थे, उसको मैंने चेंज किया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो आप लोगों ने कहा ये बिल्कुल ठीक है। मैंने टाइम का भी पूछा था कि पहले 5 बजे कहानी चलती थी, क्या ये टाइम चेंज करना चाहिए या 5 बजे ही होना चाहिए। अभी तक मुख्तलिफ लोगों की राय आ रही है। अब ये वीक तो आपने पूरा देखा, मतलब मंगल, बुध, जुमेरात, जुमे को देखा। कुछ लोगों ने पूछा था कि ये सोमवार क्या होता है, तो मैं उनको फिर इंग्लिश में बता देता हूँ। नेक्स्ट अब जब स्टोरी 4 दिन सुना करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन आप कहानी सुना करेंगे, जिनको उर्दू में कहते हैं सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। और हो सकता है आप लोगों ने मुझे, जिस तरह मैंने रिक्वेस्ट किया आप लोगों से, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, फैलाइए, और अगर ज़्यादा लोगों को आप इन्वाइट करते हैं तो हो सकता है फिर 5वें दिन भी मैं कहानी आपको सुनाऊं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को भी इंशाल्लाह मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन आप लोग, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं जो टाइम है यही ठीक है जिस टाइम कहानी चलती है, यानी पाकिस्तानी टाइम शाम 5 बजे। इसमें फिर भी मुझे आपकी राय दरकार है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं टाइम को चेंज करूं तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में इसको आप मुझे लिख सकते हैं। जो ज़्यादा कमेंट्स यही होंगे कि सेम रहने दिया जाए तो फिर ज़्यादा कमेंट्स को देखते हुए सेम रहने दूंगा, वरना चेंज कर दूंगा और उसी टाइम को चेंज करूंगा जो आप लोग ही मुझे कमेंट्स में टाइम बताएंगे। कोशिश करूंगा ईद के तीसरे दिन भी कहानी मंडे बनता है तो उस दिन आपको स्पेशल ईद पे गिफ्ट होगा, एक ज़बरदस्त कहानी इंशाल्लाह सुनाऊंगा। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं बहुत ज़बरदस्त कहानी है। इनका नाम है काशिफ और इनका सिटी है कसूर। काशिफ कहते हैं, हाँ बल्कि एक छोटी सी बात राज प्रोग्राम के हवाले से भी कर दूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं राज ज़रूर करें आप, मैं एक बात सिर्फ मुख्तसर सी कर दूं, करूंगा आगे राज आपको नज़र आएगा, लेकिन बहुत जल्दी एक ऐसा पैटर्न पे एक ऐसा शो करूंगा जिस पे मेरा ज़मीर मुतमईन हो। मैं पैसे के लिए नहीं करूंगा, खुदा जानता है वो जो दिखाया जा रहा है, मैं किसी का नाम लिए बगैर कह रहा हूँ, वो पैसों के लिए है। सबको समझ भी आ रही है, आप लोग कहते भी हैं, उसमें व्यूज़ भी बहुत आते हैं, लेकिन ज़मीर मुतमईन नहीं होता। जिसका ज़मीर गवारा कर रहा है वो कर रहे हैं, खुदा जानता है मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है कोई ऐसा कदम मत उठाना। तो मैं इस तरह का कदम नहीं उठा रहा। जो करता आया हूँ घोस्ट हंटिंग वही करता रहूँगा, इंटरटेनमेंट की तरफ जाऊँगा तो आपको बता दूंगा कि भाई मैं भी अब उस सफ़ में खड़ा हो गया हूँ जिसमें सारे इंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं। वरना एक ज़बरदस्त मेरा जुनून जो है वो है घोस्ट हंटिंग। ऐसी रियल लोकेशन पे जाना जहाँ पे जाके वाकई आपकी हालत ख़राब होती है, डर लगता है, चीखों पुकार करना, जिनों को मजाक बना लेना, जिन चुक चुक के आपको मार रहे हैं फिर खड़े हो रहे हैं प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इतना आसान नहीं है। खुदा ना खासा जिन कभी एक दो उठा के मार दे, एक एक हफ्ता नींद नहीं आती। तो आप लोग समझदार हैं, मैं इसलिए वो नहीं करना चाह रहा, शर्म आ रही है मुझे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपका राज क्यों नहीं आ रहा। मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता मैं उस तरह का प्रोग्राम करूं। मेरा जो पैटर्न है इसको अच्छे अंदाज में पता है कैसे करूंगा। कुछ लोकेशन है ऐसी जो ऐसी खौफनाक लोकेशन है कि आप कहेंगे कि वाकई मज़ा आया। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको राज ज़रूर नज़र आएगा, जल्द नज़र आएगा। काशिफ सिटी है इनका कसूर। ये कहते हैं ये तब की स्टोरी है जब मैं 9th या 10th क्लास में पढ़ रहा था, ये 9th ख़त्म होने वाली थी, 10th शुरू हो गई थी। वहीं पे एक स्कूल जो घर से 1 किलोमीटर के फासले पे था, जब पैदल वो स्कूल की तरफ जाते थे तो रास्ते में ही एक ऐसा पुराना कदीमी कब्रिस्तान आता था जिसका एक हिस्सा मुसलमानों का कब्रिस्तान कहलाता था और उसके दीवार के साथ ही जो अगला हिस्सा था वो मसीही कब्रिस्तान कहलाता था। और इसी ही रास्ते से गुजर के ही काशिफ कहता है मैं स्कूल पहुंचता था। मुसलमानों के और मसीहियों के जो कब्रिस्तान इकट्ठा जो बना हुआ था, इसके सामने से गुजरते हुए, हाँ बल्कि एक मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, किसने लिखा हुआ था शीशनाग आपने कहा है, तो शीशनाग हमारे मज़हब में इसको कहते हैं
खुदा का वास्ता मेरी कहानियों में इस तरह की बातें ना किया करें। मेरे जैसा बंदा तो मज़हब की दिलो जान से रिस्पेक्ट करता है। मैं तमाम मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। मेरा एक जुमला भी है, लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। किसी के लिए नफरत नहीं, सबके लिए प्यार। तो आप इंडिया से एक मैसेज था, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है चीज़ों का। जिस तरह हम शीशनाग उसको बोलते हैं जो फन फैला के बैठा होता है, हम उसको शीशनाग कहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे कोई भगवान है उसको शीशनाग कहते हैं। मैं इस तरह की बातों में पढ़ता भी नहीं, और प्लीज़ इस तरह ना सोचा करें। इस तरह सोचेंगे कोई आपको कमेंट्स देगा, बात बढ़ती जाएगी, लड़ाई की तरफ जाएगी। इग्नोर किया करें, कहानी को एंजॉय किया करें। मजहर मलिक के बारे में जानते हैं, किसी को हर्ट नहीं करता, मज़हब को स्पेशली हर्ट नहीं करता, इसलिए इस तरह की बातें ना लिखा करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो कहते हैं जिस तरह मैंने अभी लफ्ज़ यूज़ किया मसीही, तो एक बहन थी, उन्होंने मुझे कहा था आप ये लफ्ज़ की बजाय आप ये इस्तेमाल किया करें। मुझे वो भूल गया, तो मैंने कहा तो मेरे जो हुक्म मैं ज़रूर, क्योंकि मज़हब मेरे लिए तमाम मज़ाहिब दुनिया के, मैं दिलो जान से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी के मज़हब को बुरा कहूँगा तो वो मेरे सच्चे मज़हब को बुरा कहेगा। इसलिए सब मज़ाहिब की दिल से सैल्यूट और रेस्पेक्ट और प्यार। तो जब उन दोनों कब्रिस्तानों के सामने से काशिफ कहते मैं गुजरता तो एक अजीब सी फीलिंग आती थी। मुझे ऐसा महसूस सा होता था कि दोनों कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हुए, बेशक दिन की रोशनी फैली होती थी, चिरिंद परिंद बोल रहे होते थे, और भी मेरे जैसे स्टूडेंट स्कूल जा रहे होते थे, उसके बावजूद जब मेरी निगाह उस पहले मुसलमानों के कब्रिस्तान पे पड़ती थी तो वहाँ पे भी ऐसे लगता था जैसे कोई है मुझे घूर रहा है। और साथ ही जुड़ा जो दूसरा मसीही कब्रिस्तान था, वहाँ से भी ऐसे लगता था कोई है किसी दरख्त के अंदर से छुप के दो आंखें मुझे देख रही हैं। और दिन की रोशनी में सिर्फ महसूस होता था, कभी देखा कुछ भी नहीं था। स्कूल में आता जाता रहा। वो स्कूल के दिन यादगार दिन होते हैं, मेरे लिए भयानक इसलिए भी बन गए कि मैं एक रात सोने के लिए लेटा तो मेरी जो चारपाई थी दीवार के साथ होती थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा, मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं गहरी नींद में था। गहरी नींद से मैं कैसे बेदार हुआ, क्यों मेरी आंख खुली, मुझे इस बात का नहीं पता था। लेकिन साथ ही एहसास हुआ कि मेरा जिस्म जो है वो हरकत नहीं कर पा रहा। रात का अंधेरा है और भी चारपाइयाँ साथ पड़ी हैं, सारे घर वाले मेरे साथ ही सो रहे हैं इस दीवार के साथ पड़ी चारवाई पे जिस पे मैं लेटा हूँ। ना मैं अपनी टांगें हिला पा रहा हूँ, ना मैं अपना बाजू हिला पा रहा हूँ, ना मैं चीखने की कोशिश कर रहा हूँ और चीख पा रहा हूँ, सिवाय इसके कि आंखें खुल गई हैं, गर्दन तक हिला नहीं पा रहा, आंखें झपक रहा हूं और पूरा जिस्म मेरा ऐसे जैसे जैम कर दिया गया है, बुत बना दिया गया है। मैं जिस्म को हिला ही नहीं पा रहा। काफी देर मेरी ऐसी कंडीशन रही, ना मेरे बाजू हिल रहे हैं, ना मेरा जिस्म हरकत कर रहा है, आंखें मेरी खुली हैं, नींद में मैं नहीं हूं, ख्वाब नहीं देख रहा, जाग गया हूं, फिर मेरा जिस्म हरकत क्यों नहीं कर पा रहा। काफ़ी देर मेरी ऐसी कंडीशन रही। पता नहीं कैसे किस लम्हे मेरे अंदर एक ताकत सी आई, जैसे किसी गैबी मदद ने मेरी मदद की और एकदम से मेरे होंठों से कुरान मजीद की तिलावत शुरू हो गई। जैसे ही मेरे कुरान मजीद की तिलावत की तो मेरा जिस्म जो बिल्कुल अकड़ चुका था, हरकत नहीं कर रहा था, उसमें जान आई और मैं अपने हाथ पांव हिला पाया। मैं काफ़ी देर ऐसी कंडीशन में रहा था कि मैं अपने जिस्म को नहीं हिला पाया था। पहली दफ़ा जब ये वाक़या मेरे साथ आया तो ये ना भूलने वाला वाक़या था मेरा, जो मैं खुद भी परेशान था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। उस रात मैं सो नहीं सका। सुबह की अजानें हुई तो मैं उठ गया, आंखें मेरी लाल थी, मैं स्कूल भी चला गया और जब मैं वापस आया तो वापस आते ही माँ को ये वाक़या सुनाया कि माँ इस तरह रात मेरे साथ हुआ है। मैं सो नहीं सका। माँ ने फूंका, पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझ पे फूंका और दम कर दिया, कहा कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसे हो जाता है। स्कूल की तालीम जारी थी कि फिर एक रात ऐसा ही वाक़या आया। आज रात भी सेम वही मंजर था, आंखें खुल चुकी थीं। आज तब्दीली ये थी कि जिस्म भी वैसे अकड़ा हुआ था, हाथ पांव भी हरकत नहीं कर पा रहे थे,
पूरा बदन वैसे ही पहले की तरह हरकत नहीं कर पा रहा था, सिवाय आंखों के जो हरकत कर रही थी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे करीब बिल्कुल कोई पंखा सा रखा हुआ है और उसकी हवा मेरे ऊपर बहुत प्रेशर के साथ पड़ रही है। इतनी तेज हवा जैसे कोई आंधी चलती है या किसी पंखे को आपके बिस्तर के करीब रख दिया जाए और उसका प्रेशर, उसकी हवा आप पे पड़े, तो इसी तरह की तेज हवा मेरे ऊपर पड़ रही थी। और मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था तो मुझे सांस नहीं आ रहा था। मैं परेशान हो रहा था, मेरा सांस क्यों घुटता जा रहा है, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा। इसी शशोपंज में, इसी कैफियत में अपने आप के साथ लड़ता रहा, सांस की तरफ फोकस था, सांस लेने की कोशिश करता रहा और फिर से वही एक कैफियत गैबी मदद आई और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी तो मेरा सांस भी बहाल हो गया। जैसे गैबी मदद आई तो उस वक्त पूरा जिस्म तो मेरा जैम था, लेकिन एक मेरी टांग जो बिल्कुल उसी दीवार के साथ जो मेरी चारपाई पड़ी थी, वही लेफ्ट साइड वाली जो मेरी टांग थी, मैंने जोर से मारी, पांव मारा दीवार पे, ताकि मेरी फैमिली इस मेरी टांग से जो मैंने दीवार पे मारी है, चीख तो मैं पा नहीं रहा, बोल मैं नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा, तो कम से कम इस तरह टांग मारूंगा इसकी आवाज़ से फैमिली जाग जाएगी। लेकिन कोई भी नहीं जागा। खैर गैबी मदद ही मैंने पढ़ना और मैं ठीक तो हो गया, जिस्म हरकत करना शुरू हो गया। लेकिन मैं सोचता रहा ये दूसरी दफ़ा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर माँ से जिक्र किया, माँ ने फिर दम किया और कहा ऐसे हो जाता है, करवट बदल लिया करो, सीधा ना सोया करो, अमूमन ऐसा सीधा सोने से होता है। अब मैं करवट भी लेता, सीधा कोशिश करता, ना सोता, लेकिन ख्वाब ऐसे ख्वाब जो बंद नहीं हो रहे थे। सिलसिला अभी तो ख्वाबों का शुरू हुआ था, एक ऐसी दुनिया का सिलसिला शुरू हुआ था जो दूर कहीं मुझे लेके जाने वाली थी। कि फिर एक रात अंधेरा छा गया, सब सो गए उसी घर की उसी चारपाई पे जो दीवार के साथ पड़ी थी। मैं भी लेट चुका था, आंखें बंद थी, गहरी नींद। और उसी गहरी नींद में मैंने आज एक अजीब सा मंजर देखा। बहुत से काले स्याह लोग थे, उन्होंने हाथों में जिस तरह पुराने दौरों में लड़ने के लिए हथियार पकड़े हुए थे। लकड़ी का एक बड़ा सा डंडा होता था, उसके आगे तीर नुमा लगा होता था, चूंच वाला। इसी तरह के बहुत सारे उन्होंने हाथों में पकड़े हुए थे, जैसे पूरा एक लश्कर सा होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा थे। वो लंबे लंबे से थे, काले स्याह से थे और वो गुस्से से सब के सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं अपने आप को, एक अजीबो गरीब मैदान था, वहाँ मैदान पे मैं अपने आप को खड़ा हुआ देखता हूँ और वो सब के सब मुझे घूरते हुए पहले इकट्ठे होना शुरू हुए। कोई वहाँ से आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। इकट्ठे होते होते एक जगह पे जमा हो गए और उसके बाद वो अपने हाथों में पकड़े हुए जो हथियार थे लेके मेरी तरफ इस अंदाज में बढ़ते हैं जैसे वो अभी मुझे छलनी कर देंगे, मुझे मार देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और मैं खड़ा वहाँ पे कांप रहा हूँ। वहीं ख्वाब में अपने आप को देख रहा हूँ कि मेरे मुंह से विर्द जारी हो गया है। अल्लाह से अपने बचाव की तदबीर कर रहा हूँ, अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ। क्या करूँ, ये तो मुझे मार डालेंगे। इनके तेवर बताते हैं, ये शदीद गुस्से में हैं और ये इंसान नहीं हैं, कोई जिन्नात हैं। ख्वाब में ये भी समझ आ रहा है और ये मुझे मारने के लिए आ रही हैं और ये बुरे जिन्नात हैं। मुझे ये भी एहसास हो रहा है। जैसे ही वो मेरे करीब पहुँचते हैं तो मैं एकदम से देखता हूँ मेरे पीछे से बहुत सारे जिन्नात हैं जो बुज़ुर्ग टाइप हैं, उनकी दाढ़ियाँ हैं। चेहरे मुझे उनके सिर्फ इतने नज़र आ रहे हैं कि उनकी सिर्फ दाढ़ियों को देख पा रहा हूँ। चेहरा वाइट सा है, उसमें कुछ अक्स सा नहीं है, नाक, आंखें, होंठ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सफ़ेद सा चेहरा है, इतना सफ़ेद जैसे रोशनी होती है। दाढ़ियाँ हैं उनकी लंबी लंबी। वो भी उसी तरह हथियार लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं और कह रहे हैं नहीं, हम इसको नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे, वापस चले जाओ, चाहे कुछ भी हो, हम इसको नहीं मारने देंगे। वो कह रहे हैं हट जाओ आगे से, हम इसको मारने आए हैं। और मैं देखता हूँ वो दोनों आमने सामने आ गए हैं, यहाँ तक कि लड़ाई होने वाली है। वो जो बुरे थे उन अच्छे जिनात को देख के पीछे हट जाते हैं और यूं लड़ाई नहीं होती। उसी लम्हे मेरी आंख खुल जाती है और मैं देखता हूँ ये कैसा ख्वाब था, कैसा अजीबो गरीब सा ख्वाब था। ये मैंने क्या देखा, ये किस तरह का देखा। और उसी लम्हे मेरा जिस्म की वही कैफियत हो जाती है कि मेरा जिस्म जैम हो जाता है, हाथ पांव हरकत करना बंद हो जाते हैं। तभी ज़ोर लगा के फिर मैं अपनी टांग मारता हूँ।
एक टांग है मेरी जो दीवार साथ है, उस पर ज़ोर ज़ोर से मैं पाँव मार रहा हूं ताकि घर वाले जाग जाएं, और कोई भी नहीं जागता। थोड़ी देर के बाद फिर से मेरे मुंह से विर्द जब जारी होता है तो मेरा जिस्म फिर से खुल जाता है, मैं हरकत के काबिल हो जाता हूं। और सुबह मैं अपनी माँ से गिला करता हूं स्कूल जाने से पहले कि मैं इस कंडीशन में आ जाता हूं, पाँव ज़ोर ज़ोर से मारता हूं, आपको मेरे पाँव मारने की आवाज़ नहीं आती? तो मेरी माँ कहती है, नहीं, हम में से तो किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, मैं बाकियों से भी पूछूंगी, हमें तो तुम्हारी कोई पाँव मारने की इस तरह की आवाज़ नहीं आई। अब ये कंडीशन मेरी मुसलसल होनी शुरू हो गई। जब भी यही कंडीशन होती मैं पाँव दीवार पे मारता, लेकिन जितने भी पास सोए होते किसी को भी मेरी आवाज़ ना जाती। इन्हीं दिनों में एक अजीबो गरीब सा मुझे ख्वाब आया। एक हसीनो जमील लड़की, इतनी हसीनो जमील जो मैंने ज़िंदगी में उससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखी थी, वो चलती हुई मेरे पास आई, मुझे खड़े होकर मुस्कुराते रही। उसके बाद उसने मेरा हाथ थाम लिया, उसने मेरा हाथ थामा और इस अंदाज में मुझे इशारा किया कि आओ चलो मेरे साथ। मैं भी ख्वाब में उसको देख रहा हूँ, उसका हाथ थामे चलता हुआ जा रहा हूँ। चलते चलते हम इतने दूर आ गए कि वहाँ पे सरसब्ज वादियाँ थीं, इंतहाई खूबसूरत वादियाँ, ऐसी हसीनो जमील वादियाँ जैसे कोई जन्नत का मंजर हो। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ ही वादियाँ थी, हर तरफ फूल खिले हुए थे, बहुत खूबसूरत अजीबो गरीब से दरख्त थे जिनके अंदर से लाइटें निकल रही थी, अजीबो गरीब से उनके फूल थे, हर मंजर बहुत ही खूबसूरत था। वो मुझे लेके उन वादियों में फिरती रही। जब काफ़ी देर हम उन वादियों में फिर लिए तो वही लड़की जो हसीनो जमील थी, ऐसी हसीनो जमील के उसको लफ्ज़ों में मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर सकता, ऐसा लगता था खुदा ने उसको ऐसा मेकअप करके भेजा है। उसके होंठ इतने पिंक थे, गालों पे ऐसी लाली थी, इतना इतना ज़्यादा सफ़ेद उसका रंग था कि अगर कोई इंसान उसको देख लेता तो आंखें झपकना भूल जाता। बहुत ही हसीनो जमील, और उसके बाल इतने खूबसूरत और सिल्की बाल थे जो लहरा रहे थे। उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही थी जो मैंने दुनिया में ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। उन वादियों से घुमाती फिराती मुझे वापस आई और छोड़कर चली गई। ये कैसा ख्वाब था, मैं इस ख्वाब को समझ नहीं पाया था। और फिर अब इस तरह का मुझे ख्वाब नज़र आना शुरू हो गया। वो आती, मेरा हाथ पकड़ती और उन्हीं वादियों में मुझे घुमाती फिराती वापस छोड़ जाती। एक रात मैंने ख्वाब देखा, मेरा घर है, मेरे घर का सहन है, वहीं पे कुर्सियां लगी हुई हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनका मैं चेहरा नहीं देख पा रहा, दाढ़ियां देख पा रहा हूं। वो सारे बुजुर्ग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, निकाह शुरू करो, निकाह शुरू करो। और दूल्हा की जगह पे कोई और नहीं, काशिफ कहता है, मैं अपने आप को देखता हूं, मैं दूल्हा बना बैठा हूं। वो जो दूल्हा एक हाथ पे उसको पहनाते हैं दूल्हा के लिए, वो मैंने पहनी हुई है। रजिस्टर सामने लेके आते हैं और रजिस्टर रख दिया जाता है और कहते हैं कि जी निकाह शुरू किया जाए। बाकायदा वहाँ पे निकाह पढ़ाया जाता है, मुझसे दस्तखत कराए जाते हैं। सब मुझे मुबारकबाद देने शुरू कर देते हैं कि मुबारक हो, आपका निकाह कर दिया गया है। और रजिस्टर उठा के लेके जाते हैं लड़की से दस्तखत कराने के लिए। कौन है वो लड़की जिससे मेरा निकाह हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। निकाह तो मैंने देख लिया, आंख खुल गई। मैं परेशान हूं, ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है। मेरा ख्वाब में निकाह हुआ है। वो वादियों में एक लड़की मुझे लेके जाती है, हसीन और जमील लड़की, लेकिन आज मेरा निकाह भी कर दिया है, बुजुर्गों को देखा है। किससे निकाह किया है? अगली ही रात जो ख्वाब देखता हूं, जहां से ख़त्म हुआ था वहीं से ख्वाब शुरू होता है। मुबारक दे के आहिस्ता आहिस्ता सब चले जाते हैं और वहीं पे वो जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे वादियों में लेके जाती है, वो आती है मेरे घर से ही मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे लेके वादियों में जाती है और कहती है, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अब आपके साथ मेरा निकाह हो चुका है, अब मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं है, अब मैं जब चाहूँ आपके पास आ सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, हम मियाँ बीवी हैं। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता, खामोश रहता हूँ। वो मुझे वादियों में घुमाती फिराती रहती है उसी तरह। और उसके बाद जब मेरे घर में आती है तो मुझे अंदर कमरे में लेके जाती है और मेरे साथ
उस तरह का तर्ज अमल अपनाती है जिस तरह मियाँ बीवी के बीच में एक रिश्ता होता है, जिस्मानी ताल्लुक का रिश्ता। वो लड़की मेरे साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता, जिस्मानी रिश्ता कायम करती है हमारे बीच में। जब वो रिश्ता होता है तो मेरी आंख खुल जाती है। वो मैं ख्वाब क्लियर देख चुका हूँ। एक रात पहले मेरा निकाह हुआ है, दूसरी रात वो लड़की आई है, मेरे साथ घूमी है और मेरे साथ बीवी वाला उसने जिस्मानी ताल्लुक बनाया है। और मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, हाँ प्रैक्टिकली भी मेरे साथ इस तरह का ताल्लुक कोई बन चुका है। मैं परेशान हो जाता हूँ, ये मैं कैसा ख्वाब देख रहा हूँ, उलझता जा रहा हूँ। ये हकीकत है या ख्वाब है? ये कैसा ख्वाब था जहां पे कल खत्म हुआ आज वहीं से ही शुरू हुआ? क्या मैं इस ख्वाब को किसी को बताऊं? ये हकीकत है, ये ख्वाब है, मेरा कोई वहम है? दिमागी तौर पे मैं उलझ गया हूं, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं? मैं साइकी प्रॉब्लम हो रहा हूं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं खुद अपने आप से बातें कर रहा हूं, उलझ रहा हूं। लेकिन अब जब भी ख्वाब आ रहे हैं तो अब वो लड़की तो आती है, वो हसीनो जमील लड़की मेरा हाथ भी पकड़ती है, लेकिन मेरी बीवी भी बनती है, मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक भी बनाती है। वो जब जब मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाती है तो मैं जब उठता हूं, मेरी आंख खुलती है तो मेरे कपड़े ख़राब होते हैं। लेकिन वहीं पे एक और ख्वाब भी मुझे आना शुरू हो गया है। एक और लड़की जिसकी मुझे शक्ल नहीं नज़र आती, उसके बाल मुझे नज़र आते हैं, उसके जो हाथों का रंग है वो काला सा है, उसके पाँव भी काले से हैं, चेहरा काला है, इतना काला कि मैं उसको देख भी नहीं पाता। वो भी मेरे करीब आती है, वो मेरे सीने पे आके हाथ फेरती है, मुझे बैठ जाती है, देखती है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता, लेकिन वो भी इसी अंदाज में मेरे करीब आती है जैसे वो भी मेरी बीवी हो। और वो ज़बरदस्ती इस अंदाज में मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाती है कि मैं उससे डर रहा हूँ, उससे थोड़ा सा पीछे हो रहा हूँ, हट रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे करीब आती जा रही है और वो भी मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाती है। अब मैं ख्वाब क्या देख रहा हूँ? कभी वो हसीन और जमील लड़की आके जो मेरी निकाह वाली बीवी है वो मेरे साथ ताल्लुक बना रही है, और कभी वो एक काली सी लड़की जिसका चेहरा मैं नहीं देख पाता, जिससे मैं ना खुश होता हूँ, वो भी आके मेरे साथ ताल्लुक बना रही है। और जब भी दोनों से एक रात में एक ही से मेरा ताल्लुक बनता है, और जब भी ताल्लुक बनता है तो आँख खुलने पर मुझे महसूस होता है ये ख्वाब नहीं था, ताल्लुक हकीकत में बना है। मुझे अपनी जिस्मानी हालत से पता लगता है। मैं इतना उलझ जाता हूं कि माँ के पास बैठता हूं और मैं माँ से कहता हूं मैं उलझ गया हूं, मुझे नहीं समझ आ रही। पहले भी ख्वाब आपको बताता रहा हूं, पाँव दीवार पे मारता रहा हूं, आपको आवाज़ नहीं आती थी। अब तो ऐसे ख्वाब देखे हैं कि निकाह हो गया है, बीवी बन गई है, और इस तरह एक और लड़की आके ये कर रही है, एक दूसरी लड़की आके मेरे साथ ये कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना है, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है, किसी को दिखाना है। आप लोग दिखाइए मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वहीं पे जो चाचू थे, चाचू के एक दोस्त थे जो अमलियात करते थे, उनसे इस बात का जिक्र किया गया। जब उन्होंने पढ़ाई की तो उन्होंने पढ़ाई करके बताया काशिफ के साथ 2 जिन्नियां हैं, यानी फीमेल जिन हैं, और दोनों ही आपस में लड़ती रहती हैं। एक कहती है ये मेरा है और दूसरी कहती है ये मेरा है। एक अच्छे जिनात में से है और जो काली है वो बुरे जिनात में से है, और उन दोनों की लड़ाई चलती रहती है। और वो दोनों इसके पास आती हैं, इसके साथ दोनों उन जिन्नी लड़कियों का ताल्लुक है। मैं तावीज़ देता हूँ, पानी दम करके देता हूँ, वो इससे दूर चली जाएंगी। नहीं तो आप लोग इसकी शादी कर देंगे तो शादी करने से ये होगा फिर इसके करीब वो नहीं रहेंगी, इससे दूर चली जाएंगी। मुझे तावीज़ भी पहना दिया गया, पानी भी पिला दिया गया, जो जो उन्होंने कहा था वो सब कुछ किया गया कि वो जिन्नियाँ जो हैं मुझसे दूर चली जाएं। ये सारे वाक़यात जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये 2-3 साल 4 साल इनको होते होते हो गए थे कि वहीं पे ही जब ये तावीज़ भी पहना दिया गया और पानी भी पिला दिया गया और कुछ अरसे तक देखा गया कि मुझे मुसलसल ख्वाब अभी भी आ रहे थे। वो लड़कियां आ रही थीं, उसी तरह मेरे साथ घूमती फिरती, जिस्मानी ताल्लुक़ बना रही थीं। वो ऐसे एहसास दिलाती जैसे वो दोनों मेरी बीवियां हैं। उसने सही कहा था, वो आपस में लड़ती थी। जिस तरह पहली वाली जो हसीन और जमील लड़की थी वो अक्सर मुझसे कहती तुम मुझसे क्यों मिले हो?
अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तो मैं उसको कहता नहीं, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तो मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तो वो कहती है फिर उससे क्यों मिलते हो? मैं उसको कहता मैं उसको पसंद नहीं करता, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करती है। तो आगे से कहती है हाँ मैं जानती हूँ, वो चुड़ैल है ना, वो ज़बरदस्ती ही करेगी तुम्हारे साथ। और इसी तरह चलते हुए जब मुझसे पूछा गया क्या सिचुएशन है, मैंने कहा अभी तक वही ख्वाब देख रहा हूँ, अभी तक वही सूरत हाल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो मेरे घर वालों ने फैसला किया मेरी शादी करने का। मेरे गांव के साथ ही एक गांव था, वो भी बहुत ही कदीमी पुराना गांव था, वहीं पे एक लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। और इस अंदाज में हुआ कि 15 दिन बाद अब मेरी शादी होने वाली थी। मुझे कह दिया गया कि मैं कोशिश करूं घर से बाहर कम ही जाऊं, घर के अंदर ही रहूं, कोई मुझे नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि 15 दिन बाद मेरी शादी थी। तो मैं अपना ज़्यादा टाइम घर के अंदर ही गुजारता था। एक रात में सोने के लिए लेटा, आंखें बंद थी कि मैं सो गया। पूरे रात के 1 बजे, ये तकरीबन कोई पिछला साल की वाक़या है जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं। पिछले साल उनकी शादी हुई है मार्च के महीने में। राइट 1 बजे का टाइम था कि मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसे लगा कोई घुंघरू पहने या पायल पहने घर के अंदर चक्कर लगा रही है। ये आवाज़ पायल, पाजेब या घुंघरू की थी। और एक आवाज़ मुझे ऐसे महसूस हो, घर का जो गेट है उसके बाहर गली के अंदर कोई पाजेब और पायल पहने चल रही है। मैं काफ़ी देर इन आवाज़ों को सुनता रहा, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ को जगा दिया। मेरी माँ ने पूछा क्या हुआ है? मैंने कहा आपको घुंघरू की और पाजेब की चलते हुए पहने हुए आवाज़ आ रही है। तो मेरी माँ कुछ देर सुनती रही, उसके बाद कहा नहीं मुझे तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, तुम्हारा वहम होगा। मैंने कहा नहीं, अभी भी क्लियर आवाज़ आ रही है, अब उस आवाज़ को क्यों नहीं सुन पा रही? तो मेरी माँ ने कहा बेटा मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। अगली रात तो कुछ नहीं हुआ, उससे अगली रात राइट 1 बजे मेरी आंख खुली उन कुत्तों की आवाज़ों से जो इतने शदीद भौंक रहे थे, और तकरीबन कोई 8-10 कुत्ते मिलके भौंक रहे थे मेरे घर के मेन गेट के बाहर। ऐसा था मंजर जैसे कुत्ते जमा हो गए हैं, कहाँ से आए हैं, इतना ज़्यादा हैं जो भौंकी जा रहे हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा भौंक रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे गेट तोड़ डालेंगे, अंदर दाखिल हो जाएंगे। फिर मैंने माँ को जगाया और फिर माँ से पूछा आवाज़ आ रही है आपको? बाहर कुत्ते जमा हो गए हैं। माँ ने आवाज़ को सुना और कहा मुझे किसी कुत्ते की आवाज़ नहीं आ रही बेटा। मैंने कहा माँ अभी भी भौंक रहे हैं, क्लियर गौर से सुने, कुत्तों की आवाज़ आ रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मेरी माँ ने फिर से कोशिश की सुनने की और कहा कोई भी आवाज़ बेटा नहीं आ रही। फिर अगले 1-2 दिन सही गुजरे। उसके बाद जो आवाज़ आई वो बहुत ही अजीबो गरीब थी, बहुत ही खौफनाक आवाज़ थी कि पूरे रात 1 बजे मेरी आंख खुल गई। बाहर बहुत शोर हो रहा था, ये मर्दों का शोर था, जैसे गली में कोई मसला बन गया है, कोई परेशानी हो गई है, कोई चोरी हो गई है, कोई डकैती हो गई है, कोई इस तरह का मसला हो गया कि वो सारे लोग बोल रहे हैं, ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सारे बोली जा रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं, एक आवाज़ सुनी थी आओ 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 मेरे साथ आओ। ये क्लियर मैंने जुमला सुना, जैसे वो कह रहे हैं आओ आओ मेरे साथ आओ, और वो सारे चल पड़ते हैं। कहाँ? वो आवाज़ करीब आ रही है, जो पहले दूर थी, दूर कहीं वो इतने ज़्यादा तादाद में थे कि उनका शोर सुनाई दे रहा था। वो चलते हुए चलते 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 बिल्कुल हमारे गेट के बाहर पहुंच गए। और जैसे ही वो गेट के बाहर आए, उन सब ने गेट को खटकाना शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से। वो गेट पे हाथ मारे जाते थे और ज़ोर ज़ोर से गेट को खटका रहे थे, खोलो दरवाज़ा खोलो। मैं चौंक सा गया कि ये क्या मंजर है, ये क्या हो रहा है। वो सब के सब लोग जिनको मैं सोचा था, समझ रहा था शायद उनकी चोरी हुई है, कोई मसला हुआ है, क्या हुआ है, वो तो मेरे ही दरवाजे के बाहर पहुंच गए और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहे हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से जैसे दरवाज़ा अभी तोड़ डालेंगे। तो मैं हड़बड़ा के उठा अपनी चारपाई से, अपनी माँ को भी जगा दिया, बाकी घर वालों को भी जगा दिया कि उठो, वो देखो बाहर आ गए हैं, क्या हुआ है, पूछा, पता करो उनसे। तो वो सारे परेशानी की हालत में उठ तो गए और गेट की तरफ देखना शुरू हो गए। मुझे उनके चेहरों से लगा कि शायद आज इनको आवाज़ आ गई है। वो सारे सुनते रहे, उसके बाद मेरे मुंह की तरफ देख के बोले कौन सी आवाज़?
मैंने कहा ये जो गेट पीट रहे हैं, इतनी जोर जोर से गेट पीट रहे हैं, गेट तोड़ देंगे, इतने बंदे हैं बाहर, आपको आवाजें नहीं आ रही? उन्होंने कहा हम में से तो किसी को कोई आवाज नहीं आ रही। वो उठे हैं, उन्होंने उठ के बाकायदा तौर पे गेट खोल दिया है, और जैसे ही गेट खोला है उसी लम्हे टोटली खामोशी छा गई है। वो जो दरवाजा पीट रहे थे, ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, काफी ज्यादा तादाद में थे, कोई भी अब नहीं था, सबका सब खामोश हो गए थे। और जब गेट खोला गया तो बाहर कोई भी नहीं था, यहां तक कि मैं भी बाहर निकला और निकल के बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। मुझे कहा गया कहां हैं, सबको तुमने जगाया है, जो आवाज आ रही है यहां पे तो कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले सोचते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वो जानते थे कि मेरे साथ इस तरह के मामलात हो रहे हैं। वो मुझे नॉर्मल करने के लिए दिखाना चाह रहे थे कि तुम नॉर्मल हो, ऐसा हकीकत में नहीं होता, तुम्हारे साथ इस तरह का कुछ हो रहा है। वो मुझे दिलासा देना चाह रहे थे, वो मुझे हौसला देना चाह रहे थे। कुछ दिनों बाद मेरी शादी थी, मुझे परेशानी से बचाना चाह रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें परेशान करने के लिए है, इसलिए परेशान मत हो। मैं समझ तो सकता था कि जिन आवाज़ों को मैंने सुना है वो वहम नहीं है, वो क्लियर आवाज़ें हैं। जैसे ही गेट खोला गया उसी लम्हे वो आवाज़ें बंद हुई, लेकिन ये सब हो रहा था। अगली रात सब सो गए, मैं भी सोने के लिए लेट गया, लेकिन आज नींद ही नहीं आई। कल जो था क्या वहम था? किसी को आवाज़ नहीं आई, मुझे ही आई। कहीं वहम तो नहीं है, कहीं मेरे दिमाग में ऐसे ख्यालात तो नहीं चलते? मैं ऐसे ख्यालों में गुम जिंदगी की बातों को सोच रहा था, लेटा हुआ था। कैसे पहली दफ़ा मेरा जिस्म जैम हो गया था, मैं हाथ पांव हिला नहीं पा रहा था। एक पंखा जैसे मेरे करीब रख के मुझे हवा दे रहा था, मेरी सांसें आनी बंद हो गई थी। मैं अपने पांव दीवार पे मारता था, घर वाले जाग जाएं। कैसे बुरे बुरे मुझे सपने आने शुरू हो गए, बीवियां बन गई, मेरी शादी हो गई। मैं उस स्कूल के आगे से गुजरता था तो तब भी मुझे महसूस होता था, उसके बाद भी मैं गुजरता रहा तब भी मुझे महसूस होता रहा, ये क्या हो रहा है, कैसी ज़िंदगी है जो मैं गुजार रहा हूँ, मैं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और बाहर और अंदर घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो गई। मैं अपने ख्यालों में गुम था, मैं इन बातों को सोच रहा था। मुझे कतअन टाइम नहीं पता लगा कि कब कितनी देर हो गई इन बातों को सोचते सोचते। क्या सोच रहा हूँ, क्या दिमाग चल रहा है। उस वक्त ख्यालों से वापस आया जब घुंघरों की आवाज़ या पायल की आवाज़ मेरे कानों में आई। जैसे ही पायल की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मैंने इधर उधर देखा, आवाज़ गली के बाहर से भी थी, आवाज़ घर के सहन से भी थी। और उसी लम्हे मैंने घड़ी की तरफ यूं करके देखा, पूरा रात का 1 बज गया था। अगर ये मेरा वहम था, अगर हकीकत में ऐसा नहीं था, मैं तो ख्यालों में गुम था, फिर 1 बजे ही आवाज़ क्यों आई? वहम अगर होता या मेरा दिमाग तखय्युलाती अंदाज में मुझे दिखा रहा है, तखय्युल में मेरे है, यानी कि ख्यालों में मेरे है, तो फिर 1 बजे ही क्यों होता है? आज भी 1 बजे क्यों ये आवाज़ आई है? 1:15 आ जाती, 1:45 आ जाती, 12, 12:30 किसी टाइम आ जाती, 1 बजे ही क्यों, पूरे 1 बजे ये आवाज़ आई है? जबकि मेरा ध्यान घड़ी की तरफ नहीं था, मैं तो ख्यालों में खोया हुआ था। फिर उस आवाज़ को मैं सुनता रहा जब तक मेरी शादी नहीं हुई। ये आवाज़ कभी कुत्तों की भौंकने की, कभी घुंघरों की, कभी लोग इकट्ठे होकर बाहर पहुंच जाते, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें मैं सुनता रहा, कर कुछ नहीं पाया। अब शादी को 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए थे। वहीं पे मैं बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं कि मैं सोया, सॉरी 4 दिन कह रहा हूँ, 1 हफ्ता रह गया था कि मैं सोया। और जब मैं सो के उठा, रात को नहीं सोया, लड़कों के साथ स्केटिंग करने के लिए बाहर चला गया दोस्तों के साथ, और वापस आया, घंटे के लिए सो गया। तकरीबन 7:30 8 बजे का टाइम था। जब मैं उठा हूँ तो मेरी एक साइड, राइट साइड जो थी, राइट साइड की आंख, गाल और पूरा आधा चेहरा मेरा सूजा हुआ था। आंख इतनी सूजी हुई थी राइट साइड की कि आंख खुल ही नहीं पा रही थी, मैं अपनी आंख को खोल ही नहीं रहा था, सूज गई थी, पूरा चेहरा सूज गया था। मैं एकदम से परेशान हुआ कि कुछ ऐसा खाया नहीं, किसी कीड़े ने काटा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ है? डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने
दवाई दे दी कि ये है, ये दवाई खाएं या लगाएं, ये ठीक हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं, 1-2 दिन में ही ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको बताया गया कि हफ्ते बाद इसकी शादी है। क्योंकि मैंने पहले कहा ना 2 दिन 4 दिन, वो किस लिए कि जब हफ्ते का बताया गया तो उन्होंने कहा 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा, दवाई खाई गई, लगाई गई, 4 दिन हो गए। अब पीछे शादी को 4 दिन रह गए। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर उनको दिखाया, उन्होंने कहा इसको तो ठीक हो जाना चाहिए था, खैर अभी खाएं, मज़ीद ये है ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि शादी को 2 दिन रह गए, अभी तक चेहरा बिल्कुल वैसे का वैसा था, और डॉक्टर इस बात पे परेशान था कि इतना लंबा ये हो नहीं सकता, कीड़ा काट जाए, कुछ इस तरह का हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इसको इतने टाइम में ठीक हो जाना चाहिए था। मैं खुद हैरान हूं अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। यहां तक कि शादी का दिन आ पहुंचा और मैं दूल्हा बना बैठा था, उसी चेहरे के साथ, सूजा हुआ चेहरा, आंख सूजी हुई, गाल सूजी हुई, और मैं दूल्हा बना बैठा था। मेरी शादी हो गई। रात मैंने अपनी बीवी के साथ, एक मियाँ बीवी की हैसियत से बहुत ज़्यादा बातें की, और हम दोनों ने, मियाँ बीवी ने, प्रैक्टिकली मैंने किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाया। अगली ही दिन, जिस तरह हमारी एक रस्म थी उस इलाके की कि लड़की के घर वाले लड़की को और लड़के को अपने घर लेके जाते थे, अगली ही सुबह वो लोग शाम आ गए और उन्होंने कहा आज रात आप दोनों दूल्हा दुल्हन हमारी तरफ ही जाएंगे और रात को वहीं पे रहेंगे। अभी तक मेरे चेहरे में कोई फर्क नहीं आया था। उसी सूजे हुए चेहरे के साथ शाम को ही मैं अपनी बीवी को लेके अपने ससुराल पहुंच गया। हमने वहाँ पे खाना शाना खाया। मेरे ससुराल वालों ने, काशिफ कहते हैं कि हमारे लिए एक अलग कमरे का बंदोबस्त किया था, वहीं मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए बिस्तर लगाया गया था। खाना शाना खा के बातें वगैरह करके तो बीवी ने और कहा आइए आपको नींद आ रही है, टाइम हो गया है, सोते हैं चल के। हम दोनों मियाँ बीवी चलते हुए आए और उस कमरे में आके लेट गए। आप अपने घर में तो हों तो नींद आ जाती है, किसी और के घर में हों तो थोड़ी सी नींद आने में देर लगती है। तो बीवी तो सो गई अपने घर में, मुझे थोड़ी देर से ही नींद आई। लेकिन जैसे ही मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब देखा कि ख्वाब में बहुत सारे लोग हैं, वो भी जिनके मैं चेहरे नहीं देख पा रहा, वो सब के सब चलते हुए आए और आते ही बोले उठाओ और इसको कहो चला जाइए यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके इसको बोलो निकले यहाँ से, चला जाए। और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, उनको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन है ये लोग और क्या कह रहे हैं, इनका मकसद क्या है, मैं समझ नहीं पाता। तो मैं उनकी तरफ देख के बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन इस अंदाज में देखता हूँ कि भाई क्या मकसद है तुम्हारा, क्यों मैं जो इस तरह कह रहे हो। तो वो कहते हैं तुमने सुना नहीं हमने तुम्हें क्या कहा है, जल्दी से उठो और चले जाओ यहाँ से। वो इसी तरह मुझे मुसलसल बोले जा रहे हैं कि मेरी आंख खुल जाती है। मैं देखता हूं बीवी साथ सो रही है और मैं अपने घर में नहीं ससुराल के घर में हूं, लेकिन वही कंडीशन मेरे ऊपर तारी हो चुकी है। मेरा जिस्म हरकत नहीं कर पा रहा, हाथ पाँव बाजू सब का सब हिला मैं नहीं पा रहा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा, किसी हिस्से को नहीं हिला रहा। फ़र्क सिर्फ एक था कि मैं आज अपने सर को, सीधा लेटा हुआ था, सर को हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, दाएं बाएं यानी लेफ़्ट और राइट हल्का हल्का हिला पा रहा था। तभी मैंने बेबसी के आलम में बीवी को देखा जो बिल्कुल मेरे पास लेटी थी लेफ़्ट साइड पे, और मैंने देखा आज इतना फ़र्क है, जिस्म उसी तरह मेरा बिल्कुल जाम हो चुका है, नहीं हिल पा रहा, सिर्फ गर्दन हल्की हल्की हिल रही है। इधर बीवी को देखा और साथ ही जैसे ही मैंने राइट पे ऐसे सर घुमाया तो आज मैंने खुली आंखों से उसको देख लिया जिसको मैं ख्वाबों में देखता आया था। मैंने देखा कि उसी लम्हे जैसे ही मैंने गर्दन हिलाई, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खुला जैसे किसी ने गुस्से में दरवाज़ा खोला हो, ठा करके दरवाजे को मारा हो, दरवाज़ा खुला हो। दरवाज़ा खुल गया और दरवाजे से जो अंदर दाखिल हुई ये वही काली स्याह थी जिसको मैं देखता आया था।
गर्दन उसकी नहीं थी, ऊपर वाला धड़ भी आधा था, पेट से लेके पांव तक मुकम्मल उसका धड़ था। बाजू उसके काले स्याह थे, हाथ और बाजू वही काले स्याह थे जो मैंने देखे हुए थे, जो मुझे याद थे, जो अक्सर ख्वाब में मेरे पास आती थी। काले स्याह हाथों और काले स्याह पाँव वाली, बिल्कुल उसी साइज का उसका जिस्म था, उसी साइज की बिल्कुल उसकी टांगें थीं, जिस्म पे उसके कोई भी लिबास नहीं था। मैंने उसको अक्सर ख्वाब में, जब वो मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाती थी तो बेलिबास होती थी, कोई लिबास पहन के नहीं आती थी, बगैर कपड़ों के आती थी। तो अभी भी वो बगैर कपड़ों के ही आ रही थी। एक लम्हे ही में ही उसको देखते ही मैं पहचान गया, ये तो वही है जिसको मैं ख्वाब में देखता रहा हूं। वो कपड़ों के बगैर नंगी सी चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता गुस्से से मेरी तरफ आ रही थी। लेकिन हैरान कुन जो बात थी वो ये थी, उसके पेट के और कमर के अंदर इस तरह सुराख हुए हुए थे जैसे उसके जिस्म को किसी ने काट दिया हो और उसमें से खून बह रहा था। पेट के काफी हिस्से को जैसे काटा गया हो और उसमें से खून बह रहा था। मैंने एकदम यूं आंखों को किया और देखा, पहले तो मुझे नजर नहीं आया, पहले तो मुझे उसका जिस्म बिल्कुल उसी तरह नजर आया। शायद लगता है उसने अपने आप को मुझे इस अंदाज में पहले दिखाया कि मैं उसके जिस्म को उसको पहचान लूं कि ये वही है जो मेरे ख्वाब में आके ज़बरदस्ती मेरे साथ मियाँ बीवी का रिश्ता बनाती थी। और जब मैंने उस जिस्म को पहचान लिया तो साथ ही मैं देखता हूँ उसके जिस्म को कटा हुआ देखता हूँ। जो पहला कटा हुआ नहीं था, अब वो उसका पेट और उसका कमर जो है कटी हुई है, उसमें से खून बह रहा है। टांगें और बाकी धड़ ठीक है और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई मेरी तरफ आ रही है। आने का अंदाज ऐसे है कि वो गुस्से में भी है और लौलहान भी है। आज पहली दफ़ा ऐसा था कि मैं किसी ख्वाब में नहीं था, आज मैं हकीकत में उस वजूद को देख रहा था जिस वजूद को मैं आज तक देखता आया था और ख़ुद अपने आप से लड़ता था कि मैं पागल हो गया हूँ, साइको हो गया हूँ, किसी डॉक्टर को दिखाऊँ, ये कैसे ख्वाब आ रहे हैं, कैसा उलझा हुआ हूँ, क्या है। आमिल ने भी कहा था, एक कहती है ये मेरा है, दूसरी कहती है ये मेरा है, दोनों इसकी बीवियाँ बन चुकी हैं। एक हसीन व जमील आके मुझसे कभी रिश्ता बनाती है और कभी ये काली जिससे मैं भागता हूँ ये मुझसे रिश्ता बनाती है। आज वो मेरे सामने प्रैक्टिकली चलती हुई आ रही थी और जब वो मेरे तकरीबन बिल्कुल करीब पहुँच गई तो मुझे एकदम ऐसे लगा आज मैं मर जाऊँगा। आज मेरे अंदर खौफ इतना ज़्यादा था कि मुझे लगा कि ज़िंदगी से नाता टूट जाएगा, ये मेरे आखिरी पल हैं, मैं मर जाऊँगा। मुझे यकीन आ गया आज मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। ये जो लौलहान चलती हुई मेरे पास आई है मुझे मारने के लिए आई है, ये मुझे मार ही देगी। ये वही हाथ हैं जो मुझे ज़बरदस्ती धक्का दे के लिटा देते थे ताल्लुक़ बनाने के लिए। आज वो हाथ मेरी गर्दन दबाने के लिए आ रहे थे। जब मुझे ये यकीन ही चला कि आज मैं मर जाऊँगा, ज़िंदा नहीं रहूँगा, कैसे इन तमाम खौफनाक मनाजिर को देखते हुए भी कैसे मेरे जहन में बात आई, पढ़ो। और जैसे ये दिमाग में किसी ने इशारतन कहा हो पढ़ो, तो मैंने फ़ौरन तौर पे आंखें बंद कर दी और आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। यहां तक कि वो आयतुल कुर्सी जो मेरी पहले ज़ुबान पे था, ऊंचा ऊंचा मैं पढ़ना शुरू हो गया। अब मैं ऊंचा ऊंचा, इतना ऊंचा आयतुल कुर्सी को पढ़ रहा था कि मेरे पास जो मेरी बीवी लेटी गहरी नींद सो रही थी, उसको जाग जाना चाहिए था, वो फिर भी नहीं जागी, जैसे उसको किसी गहरी नींद में सुला दिया गया हो। मेरी आवाज़ बहुत ऊंची थी, आंखें मैंने बंद की हुई थी और मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, इतना पढ़ता रहा कि कितनी देर पढ़ता रहा मुझे होश नहीं है। जैसे मैं बेहोश हो गया था, जैसे मैं बस ये जानता था आंखें खोलूंगा तो मुझे मार डालेगी। और मैं पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। कब पढ़ते पढ़ते अजानें हुई तो मैंने उस वक्त आयतुल कुर्सी पढ़नी बंद कर दी। बीवी की तरफ देखा और जैसे अजानें हुई मैंने आयतुल कुर्सी बंद की तो उसी लम्हे मेरा जिस्म जो जकड़ा जा चुका था, जिसको मैं हरकत नहीं कर पा रहा था, वो बिल्कुल खुल चुका था। हाथ पाँव हिल सकते थे और मैंने गर्दन जो थोड़ी सी हिलती थी हिलाई तो मेरी पूरी गर्दन घूम गई। मैंने देखा बीवी अभी भी सो रही है और दूसरी तरफ देखा जो पास आके खड़ी थी, अब वहां पे कोई भी नहीं था। उठा, वजू किया, नमाज पढ़ी, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी
और जब अपने घर पहुंचा तो अपनी माँ को आके ये सारी सूरत हाल बताई। माँ भी परेशान हो गई और उन्होंने किसी और को दिखाया। चाचू के जो दोस्त थे वो तो कुछ नहीं कर सके थे, शादी कहा था कि शादी के बाद मामला ठीक हो जाएगा, उससे पहले उन्होंने तावीज़ दिए थे, पानी दम करके दिया था, ना तावीज़ ने असर किया ना पानी दम किया और पानी ने असर दिखाया। शादी का कहा था, शादी भी होगी, वो तो प्रैक्टिकली खड़ी हो गई। तो जब मैंने माँ जी से कहा तो माँ जी ने किसी से बात की तो उन्होंने बताया इसके साथ एक मुसलमान जिन्नी है और एक इसके साथ गैर मुस्लिम जिन्नी है। एक कहती है ये मेरा है और दूसरी कहती है ये मेरा है। एंड में उन्होंने जुमले जो लिखे हैं वही जुमले मैं पढ़ना चाह रहा हूं। कभी लगता है मेरे साथ गलत जिनात हैं, कभी लगता है सही जिनात हैं। मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। इस तरह की उनकी जो बातें लिखी हैं काशिफ की। जब से उनको बताया गया कि आपके साथ सही वाली जिन्नी भी है और गैर गलत वाली जिन्नी भी है, गैर मुस्लिम नहीं गलत वाली जिन्नी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो मैं कन्फर्म करना चाह रहा था कि उन्होंने कहा तुम्हारे साथ सही वाली जिन्नी भी है और गलत वाली जिन्नी भी है। अब मैं इसमें फंस चुका हूँ। अभी भी मैं इसी शशोपंज में हूँ, इसी कन्फ्यूजन में हूँ। अभी भी इस तरह के ख्वाब मैं देख रहा हूँ। जब से प्रैक्टिकली देख लिया अभी तक मैं इन्हीं ख्वाबों में फंसा हुआ हूँ, इन्हीं ख्वाबों में मैं घुसा हुआ हूँ। काफ़ी जगहों से इलाज कराया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। शादीशुदा होने के बावजूद वो अभी भी आके दोनों मेरे साथ अभी भी जिस्मानी ताल्लुक़ बनाती हैं। अगर ऐसा था कि मैं पहले शादीशुदा नहीं था, कुंवारा था और कुछ ऐसा हो रहा था, अब तो शादीशुदा हो गया हूँ, मेरी अपनी बीवी है, उसके साथ मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन वो फिर भी आके मेरे साथ ताल्लुक़ बनाती हैं। तो मैं मदर साहब आपसे हेल्प चाहता हूँ, खुदारा मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकालिए, मुझे बताइए मैं कहाँ फंस गया हूँ। वो जो 2 कब्रिस्तान जुड़े हुए थे जहाँ से मैं गुजरता था, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तक इसका हल नहीं हो सका, मुझे इससे निकालिए। तो मैं आपको इसी काशिफ भाई, आपका रियल नाम ही मैंने बताया क्योंकि मैं पहले भी लोगों से कह चुका हूँ, आप लोग ये मुझे लाजमी कह दिया करें, लिखना भी है या वॉइस मैसेज भी है कि जी ये नाम आप जब बताते हैं वो मुझे रियल बताया करें। जिस तरह आपने कहा मेरा नाम काशिफ है, सिटी कसूर है, तो आगे ये भी मेंशन करना है कि आपने नाम रियल ही बताना है या फ़र्ज़ी बताना है। हर बंदा जो मुझे कहानी भेजे, जो आ चुकी है उनकी तो मजबूरी अगली कहानी में ये ज़रूर बता दिया करें नाम रियल बताना है या फ़र्ज़ी बताना है। तो मैंने आपका रियल ही बता दिया है। तो आप इस कहानी के तवज्जुह से मुझसे रब्ता कीजिए। अपनी 3-4 तस्वीरें चेहरे की सामने की तरफ देखते हुए, जैसे शनाख्ती कार्ड के लिए या पासपोर्ट के लिए हम बनवाते हैं, क्लियर चेहरे की। कुछ लोग क्रॉप करके, जूम करके क्रॉप करके भेज देते हैं, वो नहीं चाहिए मुझे। बना के चेहरे की क्लियर, और पुरानी नहीं अभी की चेहरे की क्लियर तस्वीरें सामने देखते हुए। अगर कोई चश्मा वगैरह लगाते हैं तो वो उतार दें चश्मे को, चाहे ब्लैक चश्मा हो या वो जो ऐनक पहनते हैं उसकी नज़र की ऐनक होती है वो भी उतार दें। आई साइड वीक है वो भी उतार दें। मुझे क्लियर चेहरे की तस्वीर भेजें, उसके नीचे आपका नाम आ गया है, वालदा का नाम भी भेज दें। तो इंशाल्लाह मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। अगर ये दोनों जिन्नी आपके साथ हैं तो आज इस कहानी के हवाले से मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, इनकी ऐसी की तैसी चली जाएंगी ये दोनों। और इंशाल्लाह आप मुझे वॉइस मैसेज करके भेजेंगे और लोगों को भी मैं सुनाऊंगा जी अब मेरे साथ कोई भी नहीं है। ये तो बहुत सारे वाक़यात इस तरह के जो हैं मैं पहले भी हैंडल कर चुका हूँ, जिन्नात को क्लियर करते हुए, घरों से निकालते हुए। बल्कि एक वाक़या सुनाऊंगा, मुझे खुद नज़र लगती है, कूड़े पे खड़ी लड़की, सफाई और रात के टाइम पे कूड़ा उठा रही थी, वो लड़की नहीं थी, मैंने इसको समझ लिया था और मुझे नज़र लगी है, मैं आया हूँ, सोया हूँ, शदीद दर्द, और मैं समझ गया था। तो ये तो मामला मेरे साथ भी चलते हैं, तो परेशान नहीं होना, आते हैं आपकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें, टेंशन फ्री हो जाए इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपको वादा कर रहा हूँ ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी। पहले मुझे चेक करने दें, इंशाल्लाह उसके बाद मैं क्लियर कर दूँगा। ये थी जी आज की कहानी जो आपको सुनाई। एंड पे कहूँगा ज़रूर लिखिए जाए टाइम 5 बजे का ठीक है या इसको चेंज कर दूँ, अपनी राय से आगाह करते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो गरीब लोगों के लिए ईदी के तौर पे पैसे भेज रहे हैं, राशन के तौर पे भेज रहे हैं। हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान में, उनका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला उनको ढेर सारी खुशियाँ दे और अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको इसका अजर अता करे जो हेल्प कर रहे हैं बाहर से। तो जज़ाकल्लाह। मज़ीद लोग भी हेल्प करना चाहें तो आगे बढ़ें, आप सिर्फ लिख दें CASH कैश, या उर्दू में कैश लिख दें तो मैं आपको बैंक अकाउंट भेज दूँगा, आप उसमें रकम भेजिए,
हमारा काम यह है, मेरी टीम का काम यह है, जो हकदार लोग हैं उनको ढूंढ के उन तक इन अमानत को, जो आपकी अमानतें, पहुंचाना हमारा काम है। क्योंकि जब हम किसी को राशन या कोई चीज़ देते हैं तो उसके बाद सुन के वो भी बताते हैं आगे, तो और लोग भी पहुंच जाते हैं, तो हम उनको होल्ड रखते हैं कि जी इंशाल्लाह जैसे मज़ीद कोई भेजता है हम आपको राशन दे देंगे। तो आप इसमें हिस्सा डालिए, तो इंशाल्लाह आपकी अमानत गरीबों तक पहुँच जाएगी, जेन्युइन लोगों तक। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जिस पे आप कैश लिख के भेजेंगे, 0092 भी लिख सकते हैं, या +92, ये जमा का निशान होता है, +92 31366 55500। और इसी पे ही आपने मुझे स्टोरी भेजनी है, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं और लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ जो आपने लिखना है वो लिखना है स्टोरी, STORY, या इंग्लिश में लिख दें OCS, ऑफ कैमरा स्टोरी है ना, OCS लिख दें या स्टोरी लिख दें, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे कहानी भेजी। इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की, और नंबर फिर से रिपीट करता हूं, +92 या 0092 31366 55500। और पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट कोई हेल्प करना चाहे तो इसी नंबर पे ही 031366 55500 जैज़ कैश बना हुआ है, आप इजी पैसा या जैज़ कैश से भी रकम सेंड कर सकते हैं। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।